चलो चैप्टर 1 में इंडिया लैंड एंड पीपल, उसमें हमने 3 अलग अलग जाति के लोग मतलब देखे था, अलग अलग ट्राइब्स। फर्स्ट था नेग्रिटोइड, फिर था एस्ट्रोलॉइड, फिर द द्रविडियंस एंड अब द 3 ये द्रविडियंस तक हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। 4th है अदर ट्राइब्स, वहां से आज स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबोव, Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribe were also there in India. First है Mongoloid. They came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam. North China में से आए, मतलब चाइना के ऊपर के भाग से, नॉर्थ चाइना से वाया तिब्बत होकर इंडिया में आए, नॉर्थ असम में सेटल हो गए, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स, वहाँ इंडिया में रहने लगे तो धीरे धीरे इंडियन कल्चर में वो ढल गए और अपने आप को इंडियन बना दिया। मोंगोलॉइड पीपल possessed the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes। कैसी आईज होती है उनकी? एकदम छोटी छोटी होती है, ठीक है। मोंगोलॉइड्स वेर ऑफ येलो कम्प्लेक्शन एंड दे वर नोन एज किरण। मोंगोलॉइड को कौन से नाम से जाना गया? किरण। फिर है अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनोइड। These people migrated from Central Asia. All these 3 tribes have similarities. The origin of these tribes are found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha, formerly known as Orissa. ठीक है, गुजरात में बहुत सारे लोग इसी ट्राइब के थे, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्यंस, जो हम अभी है सारे। द आर्यंस मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा किसी ट्राइब के लोग देखे तो वो आर्यंस है, कि वो सबसे लास्ट में आए और सेटल हो गए। आपने महाभारत रामायण में देखा होगा, वाइफ है अपने हस्बैंड को आर्य कह के बुलाती है, ये आर्यंस, ठीक है। तो ये जो महाभारत रामायण ये सारे आर्यंस ही है, ठीक है। द नॉर्डिक आर्यंस वेर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। Hindus were called Aryans in the ancient time and the area where they were densely populated was called आर्यावर्त। हमारा पूरा इंडिया आर्यावर्त बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदूस, जो भी हिंदू है वो सारे कौन है? आर्यन है, ठीक है। और उनके नाम के ऊपर से हमारा इंडिया क्या बोला जाता है? आर्यावर्त। As 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। आर्यव्रत सबसे पहले ये लोग आके कहाँ पे सेटल हुए? जहाँ अभी का यूपी वगैरह है, ठीक है। यूपी के आजू बाजू का एरिया, वहां पे वो लोग ज्यादा सेटल हुए थे। आधा एमपी भी आ जाता है उसको, ठीक है। तो वो सारा एरिया आर्यवर्त पहले माना जाता था और वहां से 7 अलग अलग नदियां बहती है, इसीलिए उस एरिया को क्या बोला जाता है? सप्त सिंधु। इन एंशियंट टाइम्स द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट, द एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, बिहार इन द ईस्ट। In south, it spread up to Vindhyachal during post-Vedic period. Post-Vedic period मतलब कि जब वेद सारे लिखे गए उसके बाद का पीरियड, ठीक है। युगवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेद है ना, ठीक है। उसके बाद का जो एरा है, they were more advanced people than any other contemporary tribes. बाकी सारे ट्राइब्स के कंपैरिजन में ये मोर एडवांस्ड थे, मतलब सारी चीजों को अच्छे से समझते थे, फिर ही आगे उस पर कोई काम करते थे या तो डिसीजन लेते थे। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स एज भारत भूमि, भारत खंड एंड भारतवर्ष एटसेट्रा। मतलब अभी हमारा जो पूरा इंडिया है वो, उसमें थोड़ा बहुत पार्ट, अभी जो पाकिस्तान है उसका भी उस समय आता था,
उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सारे एरिया तब ये आर्यवर्त में ही आते थे। ठीक है, उस समय में, क्योंकि ये हजारों सालों पहले की बात है। उसके बाद कंट्रीज अलग अलग होते गए और अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड होते गए। आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भरत और भरत कुल ट्राइब। ठीक है, भरत वंश, हम सब कौन है? भरत वंशी है। ठीक है, आर्यंस वेर नेचर लवर्स, दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन। सबकी पूजा करते थे। ठीक है, विंड पवन देव, सन सूर्य देव, फिर रेन वरुण देव। ठीक है, दे हैड कंपोज्ड हिम्स, मतलब रिचार्ज फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, रिचार्ज मतलब सबके लिए अलग अलग श्लोक थे उनके पास। हर एक देव, जितने भी पॉसिबल है उतने सारे देव की वो लोग पूजा करते थे, प्रे करते थे, और सबके लिए अलग अलग श्लोक भी थे। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities became prevalent in India. ये सारी चीजें आर्य के वक्त ही इंडिया में आई थी। ठीक है, यज्ञ करना, वेद लिखना, ठीक है, ये पूजा पाठ वगैरह आर्यों के वक्त से, टाइम से ही हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होने लगा है। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. तब से ही हमें सबसे ज्यादा हेरिटेज मिला है। ठीक है, those foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. ये सारी अलग अलग ट्राइब्स आई और इंडिया में एमालगम मतलब एक दूसरे के साथ इतनी घुल मिल गई कि अब वो सारे एक साथ इंडियन भारतीय ही बन गए, और उन लोगों की ट्राइब में इंटरकास्ट मैरिजेस भी होने लगे। सारे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। ठीक है, और सारे भारतीय ही बन गए। Outsiders and local people were greatly influenced by languages, script, names and religious beliefs etc. played a vital role in Indianizing these foreigners. हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, ये सब कुछ उन लोगों को क्या करता था? अलग अलग ट्राइब्स को अट्रैक्ट करता था एक दूसरे का। एक ट्राइब की लैंग्वेज, कल्चर दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह से सारे एक दूसरे के साथ घुल मिल गई। Since ancient times, a composite culture has been created in India. They all then became Indians. In short, in ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. इन सारी ट्राइब्स का अमालगमेशन मतलब एक साथ घुल मिल जाना, उसी की वजह से हमें ग्रेट कल्चर एंड हेरिटेज मिला है। क्योंकि सबका अपना अपना कल्चर होगा, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होगी। ठीक है, सबका अपना कोई आर्किटेक्चर का नॉलेज होगा, सब अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, केव्स या तो आपको स्तूप मिलते हैं, या तो कोई पैलेसेस मिलते हैं, या तो केव्स में कोई कार्विंग्स मिलता है। ठीक है, केव्स में ना हो तो ऐसे खुले पत्थरों पे अलग अलग कार्विंग्स मिले हैं। ठीक है, बहुत सारा हेरिटेज इंडिया को मिला है। तो ये किसने बनाया होगा? अलग अलग ट्राइब्स में अपने अपने नॉलेज के हिसाब से बनाया होगा। इसीलिए हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत डिफरेंट है, अलग अलग से। सारा हेरिटेज एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा, हर एक जगह का क्या होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नाउ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ये जो हमें वाइल्ड हेरिटेज मतलब कि इतना बड़ा हेरिटेज जो मिला है, ऑब्वियसली इसे प्रिजर्व करना होगा, संभाल कर रखना होगा। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरस एंड अट्रैक्टिव। इसी की वजह से तो फॉरेनर्स हमारे तरफ अट्रैक्ट होते थे। हेरिटेज ब्रोट ग्लोरी टू द नेशन। India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected and preserved.
ठीक है। बाकी सारी कंट्रीज के पास भी ऐसा हेरिटेज है, बट उन लोगों ने प्रिजर्व करके नहीं रखा है। तोड़ दो, इसकी जगह पे नया बना दो, ठीक है। जबकि इंडिया ने सारा हेरिटेज क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harm the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values। ठीक है, ये हमारा जो हिस्टोरिकल पैलेसिस है, या तो पैलेसिस ना हो तो कोई ऐसी जगह की जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यूज है, ठीक है, तो उसे हार्म अगर हम करेंगे तो उसके लिए भी नए नए एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे एनिमल प्रिजर्वेशन के लिए एक्ट्स बनाए गए हैं, वैसे हेरिटेज का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए भी नए नए एक्ट्स लागू किए गए हैं। अगर आप उसे हार्म करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, कानूनी कार्यवाही हिंदी में बोलते हैं ना, ठीक है, आपके ऊपर अलग अलग एक्ट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned। ये फंडामेंटल ड्यूटीज रूल्स वगैरह 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप, है ना, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है आर्टिकल 51A। In that 6, 7 and 9 describe the following duties for preservation of our cultural heritage। आर्टिकल 51A उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो उसमें 6, 7 एंड 9th पॉइंट यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। पॉइंट नंबर 6 क्या है, आर्टिकल नंबर 15A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 51A उसका पॉइंट नंबर 6, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। उसका मीनिंग हमें समझना होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। पॉइंट नंबर 7, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, ponds and the wild animals and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures। फॉरेस्ट को, रिवर्स को, पोन्ड्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको प्रोटेक्ट करना है अलोंग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरमेंट। मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरमेंट वो तो कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है, अभी कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा है कि कहीं पर व्हीकल के बिना जाएगा, हाँ थोड़ा सा हो कि 100-200 मीटर का डिस्टेंस हो तो चल के जाते हैं, वरना कोई भी ज्यादा डिस्टेंस हो तो चल के जाता है। पूरा दिन व्हीकल चला के ही जाएंगे और दूसरे दिन सुबह उठकर जॉगिंग और वॉकिंग करेंगे बॉडी को फिट रखने के लिए। इससे बेटर है पूरे दिन व्हीकल ना यूज करो। उसमें मैं भी आ जाती, मैं भी उसी में आ जाती हूँ सबके साथ, ठीक है। पूरा दिन व्हीकल से ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से वहां और दूसरे दिन सुबह बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, जॉगिंग एंड वॉकिंग करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का हम प्रोटेक्शन अभी तो कोई नहीं कर रहा है। व्हीकल्स का इतना सारा पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज में से, चिमनीज में से जो निकलता है, ठीक है, तो पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे है अभी। चलो, टू प्रोटेक्ट ऑफ पब्लिक, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना चाहिए और वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी उसी आर्टिकल में आता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई भी प्रोटेक्शन करता है, आपने देखा है, गवर्नमेंट जगह हो वहां पे तोड़ फोड़ करने में कोई पीछे नहीं होता, ठीक है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन होता है, कभी साफ होता है, वहां पे पानी के लिए जो नल वगैरह रखे होते हैं ना, वो भी तोड़ फोड़ के लोग चले जाते हैं। बैठने लिया कितना गंदा करती है, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह रखा हो तो उसे तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड गिविंग अप वायलेंस, वायलेंस भी नहीं होना चाहिए, आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन, ठीक है।
Thus, nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. हमें नेचुरली जो भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उन सबका प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसकी वैल्यूज समझना, उसको मेंटेन रखना, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी मतलब किसी के समझाने पे करो ऐसा नहीं, आपका अंदर से ऐसा होना चाहिए कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है, उसे हम क्या बोलेंगे? मोरल ड्यूटी बोलेंगे, ठीक है। द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारा जो इंडियन हेरिटेज हमें मिला है, कल्चरल हेरिटेज, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि हजारों सालों से हमें अलग अलग समझ हमें आती गई लोगों में, उसके हिसाब से उसमें डेवलपमेंट होता गया और ये हजारों सालों से ये हेरिटेज मेंटेन हो रहा है, ठीक है। नेचर हैज जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। नेचर ने इंडिया को बहुत प्रॉस्पेरिटी दी है नेचुरली, ठीक है। अगर उसका यूज करें तो इंडिया बहुत प्रॉस्परस हो सकता है। India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. इंडिया का नेचुरल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया को ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो सारी अपॉर्चुनिटीज का अगर अच्छे से यूज किया जाए तो इंडिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। In this way, the Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries. ठीक है, देखो इंडिया में परफेक्टली 3 सीजन होती है, विंटर, समर एंड मॉनसून, ठीक है। ऐसे अच्छे से इतनी सारी मतलब 3 सीजन परफेक्टली हमें मिलना, अलग अलग उसमें क्रॉप्स एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो अलग अलग क्रॉप्स 3 सीजन के अलग अलग क्रॉप्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली तो हमारा इंडिया एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है, तो उसके हिसाब से देखें तो इतना सारा अच्छा नेचुरली किसी भी और कंट्री को नहीं मिला है, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश उन सबको मिला है, पर वो इंडिया का पहले पार्ट ही थे ना, इंडिया से ही वो अलग हुए हैं, ठीक है। तो ये जो परफेक्टली 3 सीजन मिलती है ऐसा किसी भी कंट्री को नहीं मिलता। आप देखना वेस्टर्न कंट्रीज तो मोस्टली विंटर ही होता है, ईयर के 8 महीने देखो तो वहां पे क्या होता है? विंटर ही होता है, स्नोफॉल होता है, ठीक है। वैसे नॉर्थर्न कंट्री से मतलब कि अर्थ के जो नॉर्थ पोल के, वो नॉर्थ पोल पे वैसे तो कोई भी कंट्री नहीं है, पर थोड़ा नीचे आओ तो रशिया के साइड, वहां भी विंटर सीजन सबसे ज्यादा होती है। साउथ पोल में आप देखो तो वहां पे ज्यादा क्या होता है? गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वहां पे साल का बहुत सारा पार्ट गर्मी होती है। नॉर्थ और वेस्ट में जो आया है वहां पे विंटर होता है। तो इंडिया एकदम अर्थ के बीच में होता है, क्योंकि देखो आप देखना कैंसर लाइन वहां से इंडिया में से पास होती है, ठीक है। तो एकदम बीच में है, मतलब हमें तीनों की तीनों सीजन अच्छे से मिलती है। अगर उसका यूज किया जाए ना तो इंडिया बहुत प्रॉस्परस हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ओवर।